हेलो वेलकम। एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम लोग जो पिछला डिस्कशन जो हमारा चल रहा था दैट वाज अबाउट द पीएन जंक्शन। हम लोग बात कर रहे थे, हमें बात करनी शुरू करनी थी पीएन जंक्शन के बारे में। इससे पहले जो हम लोगों ने बात की है उसमें हमने बताया था कि कैसे पीएन जंक्शन डायोड बनाने से पहले कैसे पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं। आपका जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर आपका जो विवर होते हैं वो संख्या में ज़्यादा होते हैं, बहुसंख्यक होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अल्पसंख्यक होते हैं। जो एन टाइप का अर्धचालक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं, विवर जो होते हैं वो अल्प संख्या में होते हैं। इतनी बात हम लोगों ने वहाँ पर बात कर ली थी। अब इसके बाद ये हुआ कि फिर हमें अगला इनका इस्तेमाल करके बनाना क्या था। इनका इस्तेमाल करके हमने बनाया आगे पीएन संधि डायोड। देखो ऐसा है कि यहाँ पर आप देख रहे हो 1939 इवन 1939 का एक जिक्र आ रहा है। 1939 में जो आर एस ओहल जो थे उस समय वो बेल लैब में काम कर रहे थे मटेरियल डिवीजन में। तो उन्होंने एक ऐसी डिवाइस की खोज की थी जिसने कि आने वाले समय में पूरी सेमीकंडक्टिंग इंडस्ट्री को बदल दिया। देखो 1939-40 का समय था जो पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, दूसरा विश्व युद्ध अभी नहीं हुआ था, 39 समय ही था। तो टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी जोर दिए जा रहे थे क्योंकि लोगों को मालूम था कि युद्ध में अगर हमें जीतना है तो टेक्नोलॉजी के ही बल पे जीतना पड़ेगा। संचार माध्यम में रेडियो का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा था और वैक्यूम ट्यूब आती थी। और वैक्यूम ट्यूब को ये माना जा रहा था, ये हम 1939 की बात कर रहे हैं, इवन 35-36 की बात कर रहे हैं कि वैक्यूम ट्यूब ही आने वाले समय में हमारे लिए टेक्नोलॉजी का ज़माना होगा, संचार क्रांति उससे होने वाली थी। इसके अलावा कुछ लोगों ने क्रिस्टल्स का यूज करना की कोशिश की थी, लेकिन क्रिस्टल्स क्या थे उनको शुद्ध करना बड़ा प्रॉब्लम था, उनको प्यूरिफाई करने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो लोग वैक्यूम ट्यूब पर ज़्यादा रिलाई कर रहे थे। क्रिस्टल और उस पर आधारित जो डिवाइस थी उनके ऊपर उनका विश्वास उतना नहीं था, कम हो रहा था। और यही हाल बेल लैब का भी था। बेल लैब भी जो थी वो भी इसी तरह से काम कर रहे थे, वो भी वैक्यूम टेक्नोलॉजी के ऊपर उसको ग्रो करने की तरफ काम कर रहे थे ताकि उसके हम ऊपर डिवाइस बनाए और फायदे हों। लेकिन ये जो मिस्टर ओहल थे ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा अपनी लड़ाई लड़ी अपने उस बेल लैब के मैनेजमेंट से कि उन्हें काम करने दिया जाए क्रिस्टल के ऊपर, क्योंकि क्रिस्टल्स के अंदर बहुत पोटेंशियल है, वो साइज में छोटे हो सकते हैं, टिकाऊ हो सकते हैं वैक्यूम ट्यूब की तुलना में। तो उनको ठीक है, बेल लैब की ट्रेडिशन है कि उन्होंने उनको समय दिया काम करने का। तो 1939 में इसकी बहुत अच्छा इसका वृत्तांत है जो ब्राटन लिखते हैं, जिनको कि ट्रांजिस्टर की डिस्कवरी के लिए नोबेल भी दिया गया था अलॉन्ग विद द शॉकले एंड बर्डीन। तो वो कहते हैं किस तरह से ओहेल ने प्योरीफाई किया अपने सिलिका क्रिस्टल को, और प्योरीफाई करते करते वो एक ऐसे लेवल तक पहुंच गया कि 99% प्योरीफाई कर दिया। 99% जब प्योरीफाई कर दिया तो एक ऐसा क्रिस्टल मिला जिसके अंदर 99% सिलिका था, 1% अशुद्धि थी। वो जो 1% अशुद्धि थी वही आज हम कहते हैं कि हमने अपद्रव्य के रूप में मिला दी। ठीक है, तो इस तरह से वो उन्होंने जब उस क्रिस्टल की स्टडी करनी शुरू की तो देखा कि सूर्य की उपस्थिति में बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं, बहुत ज़्यादा करंट वहाँ से फ्लो होती है, और वो एक ब्रेक थ्रू था। खैर वो तो एक दूसरी कहानी है। तो यहाँ पर उस चीज़ को जिक्र करना जरूरी था कहाँ से संधि डायोड या पीएन जंक्शन डायोड की पूरा स्ट्रक्चर शुरू हुआ। तो 1939 में आर एस ओहेल ने पहली बार एक सिलिका क्रिस्टल को बनाया मतलब शुद्ध किया था। उससे पहले सिलिका क्रिस्टल तो पहले से थे, वो अशुद्ध थे, उनकी शुद्धता उन्होंने काफ़ी हद तक बढ़ाई। और ये जो क्रिस्टल था ये प्रकाश की उपस्थिति में विद्युत धारा का प्रवाह कर रहा था। ये इसकी पहली खोज थी कि धूप पड़ते ही, लाइट पड़ते उसमें से करंट वोल्ट मीटर में रीडिंग आनी शुरू हो रही थी। और ये जो खोज थी ये पीएन जंक्शन या पीएन संधि का आधार बनी, और साथ ही साथ सोलर सेल का प्रारंभिक रूप भी इसको माना जाता है। तो आज जो हम सोलर पैनल देख रहे हैं आज तो बहुत हद तक वो इम्प्रोवाइज हो चुके हैं, बहुत हद तक उसमें वेरिएशंस आ चुके हैं, शुद्धता आ चुकी है, इतने टिकाऊ हो चुके हैं, इकोनॉमिकल हो चुके हैं। लेकिन इनकी शुरुआत वो 1939 की डिस्कवरी थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड में। अब पीएन संधि डायोड की जहाँ तक बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। पीएन संधि डायोड का मूल रूप से अर्धचालक क्रिस्टलों से बने होते हैं, बिल्कुल, जिसमें नियंत्रित रूप से दाता और ग्राही अपद्रव्य मिलाए जाते हैं। बिल्कुल, जब आप दाता अपद्रव्य मिला देते हो, जब आप ग्राही अपद्रव्य मिला देते हो तो आपके पी प्रकार और एन प्रकार के भाग आपके बन जाते हैं। अब क्या होता है जब आपका एक क्रिस्टल है उसमें एक तरफ पी प्रकार का भार है, एक तरफ एन प्रकार का है, तो आप देख सकते हो इस डायग्राम में, देखो यहाँ पे ग्रीन कलर का जो हिस्सा है वो पी प्रकार का है, येलो कलर का हिस्सा जो एन प्रकार का है, और उनके बीच में ये जो परिसीमन है, ये जो उनकी बाउंड्री है, इसे हम संधि कहते हैं, क्योंकि इसमें एक तरफ पी है एक तरफ एन है और वहाँ पर एक संधि है। तो इसी को यहाँ पे लिखा गया है कि जब आप एन और पी प्रकार के अर्धचालकों को मिलाते हैं तो उनके बीच में एक परिसीमा होती है, अंतरा पृष्ठ होता है, जिसको हम पीएन संधि कहते हैं।
ठीक है, परिसीमा या अंतरा पृष्ठ को हम पीएन संधि कहते हैं। परिभाषा की बात करें तो ये एक हमारा पीएन जंक्शन डायोड बन चुका है, पीएन संधि डायोड बन चुका है, जो कि एक दो टर्मिनल की युक्ति है। इसमें एक टर्मिनल होता है जो एन टाइप का होता है, एक टर्मिनल जो होता है जो पी टाइप का होता है। अगर हम थोड़ा सा इसके अंदर जाके बात करें तो आप देखो, आपने जो है बाईं तरफ पी संधि पी प्रकार का अर्धचालक है, दाईं तरफ एन प्रकार का अर्धचालक है। पी प्रकार के अर्धचालक में किस तरह के होते हैं, ग्राही, आपका जो ग्राही होते हैं वो होते हैं। अब ग्राही का होने का मतलब क्या है, जैसे आपने पी बनाने के लिए एल्युमिनियम बनाया, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात की थी कि एल्युमिनियम जो होता है वो क्या चाहता है, वो एक इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करना चाहता है, ताकि एक इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करके वो अपना चौथा बॉन्ड बना ले। तो वो क्या इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करेगा तो एल्युमिनियम कैसा हो जाएगा, एल्युमिनियम निगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो निगेटिवली चार्ज एटम आयन हो जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर फास्फोरस से वो अपना इलेक्ट्रॉन बाहर त्याग देगा तो उसका तो अष्टक तो वैसे पूरा था, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन छुटकारा पा जाएगा, और वो जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है वो छोड़ने के बाद वो एक ऋणात्मक, वो धनात्मक आयन की तरह से बिहेव करना शुरू करेगा। तो वो एक दाता अपद्रव्य परमाणु की तरह से काम करेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक चीज़ समझना जरूरी है, यहाँ हमने सर्किल के अंदर माइनस किया है और फिर उसके ऊपर गोला बना करके एक सर्किल बनाया। इसका मतलब ये है कि ये जो सर्किल है छोटा वाला, ये आपका विवर है, यानी कि ये आपका होल है, और जो बड़ा वाला सर्किल है ये आपका परमाणु है। मतलब जैसे मान लो एल्युमिनियम का परमाणु है, तो एल्युमिनियम के परमाणु के पास एक खाली जगह दिख रही है जिसको विवर कहते हैं। अगर ये खाली जगह एक इलेक्ट्रॉन से भर जाएगी तो एल्युमिनियम को जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो एल्युमिनियम क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम सिर्फ एक निगेटिव आयन की तरह से, एक आयन की तरह से, ऋणात्मक आयन की तरह से काम करेगा। तो एल्युमिनियम एक ग्राही अपद्रव्य है। इसको हमने इस तरह से दिखाया है कि एक सर्किल बनाया, उसके अंदर माइनस बनाया और उसके ऊपर हमने एक छोटा सर्किल बना दिया। तो ये जो माइनस होना है ये इसके ग्रहण करने यानी इसके ग्राही प्रभाव को दिखा रहा है, और ये जो ऊपर वाला है ये इसके धन विवर को दिखा रहा है। तो जब तक हमने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक तरफ बनाए हैं तो इसका मतलब ये समझ लो कि ये एक न्यूट्रल एटम, एक न्यूट्रल मतलब कोई इस पे आवेश नहीं, आवेशहीन एक हमारा एल्युमिनियम का एटम है। तो ये ग्राही है, इसका नेचर ग्रहण करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ फास्फोरस को हमने दाता दिखाया है, चूंकि इसके अंदर हमने प्लस दिखाया है। तो कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन बाहर दान कर देता है, जैसे परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन दान करता है, वो एक धनात्मक आयन की तरह से व्यवहार करना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से अब आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, पी टाइप में अधिसंख्यक कौन है, होल होते हैं, विवर होते हैं। अल्पसंख्या में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए हमने धनात्मक आवेश की वजह से उसको पी टाइप कहा है। वहीं दूसरी तरफ एन टाइप में अधिसंख्यक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अल्पसंख्यक कौन होते हैं, विवर होते हैं। तो ये याद रखने वाली बात है, कौन अल्पसंख्यक है, कौन बहुसंख्यक है। एक खास बात यह है कि पी प्रकार के अर्धचालक जो होते हैं, पी प्रकार के जो अर्धचालक में ग्राही अपद्रव्य होते हैं, ठीक है, ग्राही अपद्रव्य होते हैं, जिसके कारण विवर बहुसंख्यक हो जाते हैं, लेकिन पहले से रहने वाले इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक हो जाते हैं। देखो ऐसा होता है कि सामान्य रूप से इस बात को समझें, सामान्य रूप से जब हम नैज अर्धचालकों की बात करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और होल बराबर संख्या में होते हैं। कोई बॉन्ड टूटा, जैसे मान लो एक बॉन्ड इस तरह से बने हैं, कोई बॉन्ड टूट गया, कोई बंध टूटा, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन भी निकला, एक होल भी निकला, दोनों बराबर संख्या में है। लेकिन जैसे आपने इसके अंदर ग्राही या दाता अपद्रव्य मिला दिया तो या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी, या तो होल की संख्या में, विवर की संख्या में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। तो उस हिसाब से वो बहुसंख्यक हो जाएंगे। लेकिन जो पहले से मौजूद आवेश थे वो ऐसा नहीं गायब हो जाएंगे, वहां रहेंगे लेकिन कम संख्या में रहेंगे। तो पी प्रकार का जब आप अर्धचालक बनाते हैं तो उसमें ग्राही अपद्रव्य मिलाते हैं, जिसके कारण से विवर की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो रहते ही हैं, वो संख्या में कम हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वाली स्थिति आ जाती है। एन प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है, दाता अपद्रव्य मिलाते हो, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक हो जाते हैं लेकिन विवर जो है अल्पसंख्या में हो जाते हैं। तो सारा मामला उल्टा हो जाता है वहां पर। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ये जो इंपॉर्टेंट लिखा है इसको इंपॉर्टेंट इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, विचार है, जो आगे आपको समझना है। अब सवाल पूछा जाता है कि पीएन संधि की संरचना और रोधिका विभव की व्याख्या करें। पीएन संधि कैसे, संरचना कैसे होती है, उसमें रोधिका विभव होता है, पोटेंशियल बैरियर होता है, उसको कैसे आप समझेंगे। देखो पीएन संधि युक्त में एन भाग में इलेक्ट्रॉन की अधिक सांद्रण होते हैं तथा पी भाग में विभवों का सांद्रण अधिक होता है। ठीक है, सांद्रण मतलब होता है उनकी संख्या पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक वॉल्यूम में, आयतन में कितने सारे संख्या में इलेक्ट्रॉन है उसको उसका सांद्रण कहते हैं, और कितने विभव है उसको उसका सांद्रण कहते हैं। तो पीएन संधि युक्त में जो एन भाग होता है उसको एन भाग इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉनों का संख्या ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉनों का सांद्रण ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन का अधिक सांद्रण होता है, और पी भाग में विभवों का सांद्रण अधिक होता है। इस प्रकार अर्धचालक में सांद्रण प्रवणता स्थापित हो जाती है। सांद्रण प्रवणता का मतलब क्या है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है। तो ऐसा लग रहा है इलेक्ट्रॉन अधिक सांद्रता वाले बाईं तरफ है
कम सांद्रता वाले दाईं तरफ है। ऐसे ही दाईं तरफ होल की संख्या, विवरों की संख्या ज्यादा है, बाईं तरफ विवरों की संख्या कम है। तो यहाँ विवर की एक प्रवणता है। प्रवणता मतलब एक ढाल है, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, इस वजह से किसी को हम सांद्रण प्रवणता कहते हैं। इस चीज को अंडरलाइन आपको कर लेना है, सांद्रण प्रवणता होती है। तो क्या होता है, पीएन जंक्शन में दोनों तरफ अगर देखा जाए, एक पीएन संधि डायोड में एक तरफ इलेक्ट्रॉन सांद्रता अधिक होती है जहां एन प्रकार के होते हैं, एक तरफ होल विवर की संख्या ज्यादा होती है जहां पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं। तो जो सांद्रण प्रवणता होती है उसकी वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन और विवर दोनों ही, परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन तथा विवर दोनों प्रकार के आवेश धारक कण अधिक सांद्रण के क्षेत्र से कम सांद्रण के क्षेत्र तरफ जाने लगते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसको विसरण कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना पढ़ा होगा अपने केमिस्ट्री वगैरह में भी कि जब हम अपने कमरे के किसी हिस्से में डिओड्रेंट को हम प्रेस करते हैं तो एकदम से पूरी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। इत्र की शीशी हम खोलते हैं, पूरे कमरे में फैल जाती है। अगरबत्ती जलाते हैं, पूरे कमरे में खुशबू तेजी से फैलती है। क्यों फैलती है? क्योंकि जो उस इत्र के जो मॉलिक्यूल है असल में वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और वो जहां थे वहां उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी, तो वो तेजी से फैलते हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाते हैं। इसलिए कमरे के उन कोनों में भी वो मॉलिक्यूल पहुंचना शुरू हो जाते हैं जहां उनकी संख्या मूल रूप से नहीं थी। तो ऐसा नहीं कि इत्र की शीशी के इर्द गिर्द ही सारे रहेंगे, वो इत्र की शीशी के इर्द गिर्द सांद्रता में ज्यादा है लेकिन तेजी से वो हवा के मॉलिक्यूल से टकरा करके पूरे कमरे में फैल जाते हैं। इसे विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन इसको आप अंग्रेजी में कहते हैं। तो डिफ्यूजन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमेशा कण, चाहे गैस मॉलिक्यूल हो चाहे कोई भी कण हो, वो अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाली क्षेत्र की तरफ आते हैं। ऐसा कुछ आप लोग वैसे भी देखेंगे, जैसे एक शहर होता है, अगर आप खुद ही सोचो बस्तियां कैसे बसती हैं। शहर है, शहर में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, उसके बाद उन शहर के बहुत सारे लोगों में से सबकी इच्छा होती है कि जब बहुत पास पास घर बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो रहा है, तो उसमें से जो जिनके पास ऊर्जा ज़्यादा होता है, मतलब पैसा ज़्यादा होता है, वो क्या करते हैं, उस क्षेत्र से निकल करके एक ऐसे क्षेत्र में अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं जहाँ लोगों की संख्या कम है। देखते हो शहर के बाहर की तरफ थोड़ा सा कॉलोनी बनती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, लोगों की ऊर्जा बढ़ने लगती है, पैसा बढ़ने लगता है, तो वो भी खरीदना शुरू कर देते हैं, फिर वहाँ पे लोग इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं, फिर लोग और जो पैसे कमाते हैं वो और बाहर की तरफ जाते हैं। तो इसीलिए हम ये पाते हैं कि जैसे जैसे हम मतलब इंसानों की प्रवृत्ति भी होती है ना, वो अधिक घने जगहों से थोड़ा कम घनी जगहों की तरफ रहते हैं, वो ऑब्वियस बात में ऊर्जा का रूप आता है। तो यहाँ पर भी सांद्रण होता है, तो परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन तथा विवर दोनों प्रकार के आवेश धारक कण क्या करते हैं, अधिक सांद्रण के क्षेत्र से कम सांद्रण के क्षेत्र की तरफ जाने लगते हैं। ठीक है, इस घटना को हम विसरण कहा जाता है। इस प्रकार के आवेशों का विसरण या गमन संधि के समीप बहुत संकीर्ण क्षेत्र में होता है, तेजी से जाते हैं इधर उधर, और यह विसरण लगातार नहीं चलता रहता है, और यह प्रक्रिया निम्न प्रकार से बताई जा सकती है। मतलब आप सोचोगे अच्छा इसका मतलब ये है विसरण होता है, तो जितने भी हमारे पास एन अर्धचालक में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सबके सब धीरे धीरे फैल के कहाँ चले जाएंगे, पी टाइप में, और पी प्रकार में जितने भी विवर है वो सब फैल कहाँ पहुंच जाएंगे, एन प्रकार में। ऐसा हो जाएगा? तो जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होता, सबके सब नहीं फैल पाते। संधि के पास जो बहुत पास के इलेक्ट्रॉन है, विवर है, उनको ये सहूलियत मिलती है कि वो तेजी से मूव करते हैं, उसके बाद और कोई वहां से गति नहीं कर पाता। और यही बहुत महत्वपूर्ण जगह है, यही बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है जहां आपको समझना है कि ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि इसी के आधार पर हम ये बताएंगे कि रोधिका विभव कैसे बनता है। देखो जरा इस चित्र को देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्राम है यहाँ पर। इस चित्र में आप अगर देखें तो लेफ्ट साइड में आपके पास ये जो सर्किल इसे माइनस बना है, ये क्या है, ये समझ लो एल्युमिनियम है जो ग्रहण करने वाले हैं, और इनके ऊपर छोटे छोटे सर्किल जो बने हैं ये क्या है, होल है, जो कि खाली जगह है। दाईं तरफ क्या है आपके पास, जो है दाईं तरफ आपको दिख रहे हैं ये जो प्लस वाले निशान है, जो प्लस वाले निशान है ये क्या है, ये दाता अपद्रव्य है, जैसे फास्फोरस हो सकता है। उनके ऊपर जो ये माइनस बने हुए हैं ये उनके इलेक्ट्रॉन है जो कि उनको दान करना है। अब विसरण का मतलब क्या है, दाईं तरफ आप देखो तो इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता ज्यादा है, बाईं तरफ होल विवर की संख्या ज्यादा है। तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन की चूंकि चालकता ज्यादा होती है, गतिशीलता ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तेजी से मूव करेंगे। आप देखिए इलेक्ट्रॉन यहां से मूव किए और कहां आ गए, होल के पास आ गए। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन होल भी मिल गए, ये इलेक्ट्रॉन होल भी मिल गए, इलेक्ट्रॉन होल मिल गए। तो यहां पर क्या होने वाला होगा, इलेक्ट्रॉन होल जब मिलेंगे तो यहां से होल गायब हो जाएंगे, यहां इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे। Okay. हाँ सीरी, तो यहां से इलेक्ट्रॉन भी गायब हो जाएंगे। और आप एक खास चीज देखोगे, जैसे ही ये होल और इलेक्ट्रॉन यहां से गायब हुए तो ये सारा मूवमेंट हुआ, तो यहां पर क्या बचा, यहां पर आपके सामने एक ये लेयर है और एक ये परत है। इस परत में केवल आपके पास पॉजिटिव आयन, धनात्मक आयन दिखे, इधर
ऋणात्मक आयन दिखे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सारे इस तरफ हैं, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, होल इधर हैं। अब यहाँ आयनों की एक परत बन गई है। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन फिर गति करना चाहेगा तो जब यहाँ गति करेगा तो ये जो आयनों की लेयर है, ये लेयर इन इलेक्ट्रॉनों को वापस ढकेल देगी। तो इस तरह से ऐसा नहीं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमते टहलते हुए एन से पी की तरफ नहीं आ रहे हैं। शुरुआत में संधि जो है, जहाँ ये संधि थी, इसके इर्द गिर्द तो घटना बहुत तेजी से हुई, लेकिन उसके बाद फिर आगे यहाँ पर ऐसा एक क्षेत्र बन गया जहाँ ये घटना आगे नहीं बढ़ पाई। इस चीज को देखो यहाँ पे लिखा है कि जब इलेक्ट्रॉन एन प्रकार के क्षेत्र से पी प्रकार के क्षेत्र की तरफ विचलित होते हैं तो वे अपने पीछे धनात्मक आवेश या दाता आयन की परत छोड़ाते हैं। देखो यहाँ पर धनात्मक आवेश जो फास्फोरस के आयन है वो वहां पर है। इसी प्रकार से पी क्षेत्र में ऋणात्मक आयनों की एक परत बन जाती है। देखो यहाँ पर भी ऋणात्मक आयनों की एक परत बन गई है। इन आवेशों के एकत्रण के कारण पीएन संधि के निकट एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। अब दूसरा डायग्राम देखो, अगर एक तरफ आपके पास पॉजिटिव सकारात्मक ऋणात्मक आयनों की लेयर है, दूसरी तरफ धनात्मक आयनों की लेयर है, तो ये जो धनात्मक और ऋणात्मक आयन है अपनी जगह पे रुके हुए, चूंकि बंधे हुए होते हैं, तो ये जो आयन है ये ऐसा लग रहा है बैटरी के दो सिरे, एक ऋण बैटरी का सिरा है, एक धन बैटरी का सिरा है। तो इन आवेशों के एकत्रण के कारण पीएन संधि के निकट एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र के कारण आवेशों का संधि के आर पार आवागमन रुक जाता है। वही जो बताया मैंने कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन सोचे भी कि चलो यहां से पार करके आगे बढ़ें, तो जैसे यहां आएगा वैसे ही ये जो निगेटिव ऋणात्मक आयनों की पूरी परत है ये इनको वापस से ढकेल देगी। तो इस प्रकार से यहां पर जो आयनों की जो परत है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों को और विवरों को संधि पार करने से रोकना शुरू कर देती है। देखिए ये चीज यहां पर लिखी है। तो अब जो हमारा इस स्थिर विद्युत विभव को रोधिका विभव कहते हैं। तो जो धनात्मक और ऋणात्मक आयनों की जो परत बनी है ये क्या करती है, ये रोध रही है, रोधन कर रही है। रोधन मतलब रोकना है, अवरोध डाल रही है। किसकी अवरोध, कहाँ अवरोध डाल रही है, जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उनके आने जाने में ये अवरोध डाल रही है। तो इसी अवरोध की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अब आगे गति नहीं कर पाते हैं, सिरे के दोनों तरफ है। तो इस स्थिर विद्युत विभव को रोधिका विभव कहते हैं या बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, क्योंकि बिना किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र की यह विभव ही आवेश वाहकों की गति को अवरोधित करता है। देखो यहाँ पे लिखा है साफ साफ, क्यों रोधी विभव कहा जाता है, क्योंकि यह अवरोध करता है, ये रोकता है। किसको रोकता है, ये रोकता है उन इलेक्ट्रॉनों और विवर की गति को जो कि सतह होने वाली होती है। अगर ये संधि ना होती, ये प्रभाव ना होता, तो एक समय क्या होता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पी टाइप में फैल गए होते हैं, सारे के सारे विवर एन टाइप फैल जाते हैं और पूरा एक तरफ यूनिफॉर्म जैसा कुछ बन जाता है, पर ऐसा नहीं होता। अब रोधिका विभव का जो मान होता है वो जर्मेनियम के लिए 0.03 वोल्ट होता है और सिलिका के लिए 0.07 वोल्ट के करीब होता है। अब यहाँ पर एक सवाल होता है कि अवक्षय परत यानी कि डिप्लीशन लेयर के बारे में बताएं, उसकी परिकल्पना क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, जब देख लेते हैं। इसको बंद कर दो। रोधिका विभव के कारण संधि के दोनों तरफ के आवेशों गमन रुक जाता है। ठीक है, हमने क्या कहा कि जब हमारे पास रोधिका विभव आ जाता है तो संधि के दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर दाएं बाएं गति कर रहे हैं वो रुक जाता है। साथ ही साथ एक संकीर्ण क्षेत्र में गतिशील आवेशों का अवक्षय हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो परत बनी है, जिसको अवक्षय परत कह रहे हैं, इसमें केवल धन आयन है या ऋण आयन है और कोई नहीं है। यहाँ पर आयन ही आयन है। कोई इलेक्ट्रॉन आता भी है तो घुमा करके वापस भेज दिया जाता है, कोई होल आता है तो घुमा करके वापस भेज दिया जाता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, एक संकीर्ण क्षेत्र में गतिशील आवेश वाहकों का अवक्षय क्या, क्षय हो जाता है। यहाँ पर ये होना चाहिए, गतिशील आवेशों का यहाँ पर क्षय हो जाता है। तो अतः इस क्षेत्र को अवक्षय क्षेत्र या अवक्षय परत कहा जाता है और इस क्षेत्र में गतिमान आवेश वाहक उपस्थित नहीं होते, केवल कौन होते हैं, आयन उपस्थित होते हैं जो कि धन या ऋण प्रकार के होते हैं। तो इसलिए इसको आपको समझ में आ रहा होगा, अवक्षय क्षय के किसका क्षय, उन गतिमान आवेशों का, यानी इलेक्ट्रॉन या विवर का वहां पर क्षय हो चुका होता है। अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई मादन की मात्रा पर निर्भर करती है। मतलब ये भी अवक्षय क्षेत्र कितना चौड़ा होगा किस बात पर डिपेंड करेगा, आपने कितना ज्यादा अपद्रव्य मिलाया है। अगर अपद्रव्य ज्यादा मिलाया है तो संधि के पास पास आपके आयन बनेंगे, अगर आपने अपद्रव्य कम मिलाया है तो संधि से दूर दूर आयन बनेंगे। तो अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई निर्भर करता है, या अर्थात पी व एन प्रकार के अर्धचालकों को बनाने के लिए कितनी मात्रा में ग्राही व दाता अपद्रव्य का मादन किया गया है, इसके आधार पर तय किया जाएगा कि जो अवक्षय क्षेत्र है उसकी चौड़ाई कितनी है। यानी कि अवक्षय परत एक रोधिका की तरह काम करता है जो एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को और पी क्षेत्र से विवर के प्रवाह को रोकता है। ये हम लोगों ने पहले बात की है। अवक्षय परत में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश रहते हैं, इस कारण एक आंतरिक बैटरी कल्पना की जा सकती है। बिल्कुल, अब आप इस चित्र को देखो, इस चित्र में देखो
दाएं तरफ आपके पास धन आवेश हैं जो कि इलेक्ट्रॉनों के जाने से बने हैं, बाईं तरफ आपके पास ऋण आवेश हैं जो कि इलेक्ट्रॉनों ग्रहण करने से बने हैं, और ये दोनों अपनी अपनी जगह फिक्स सही मूव नहीं कर रहे हैं क्योंकि बंधों से बंधे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक बैटरी बनी हुई है ना, यहाँ एक बैटरी बनी है, चूंकि आंतरिक बैटरी की तरह से हम मान सकते हैं। और बैटरी हमेशा, अब यहाँ पर प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि अवच्छेद परत में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश रहते हैं, इस कारण एक आंतरिक बैटरी कल्पना की जा सकती है। इसकी ध्रुवता नीचे दिखाए गए चित्र से स्पष्ट है, तो वो आंतरिक बैटरी यहाँ बनी है। अब राइट साइड में आप देखो, यहाँ पर पीएन संधि डायोड का चिन्ह कैसे होता है वो भी आपको दिखाया गया है। यहाँ पर एक तीर का निशान होता है, तीर की नोक जिस तरफ होती है उसको एन कहते हैं, और तीर की पूंछ जिस तरफ होती है उसको हम पी कहते हैं। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये हमारा आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है। अब आगे अगले विषय में पढ़ने से पहले जरा हम कुछ चीजें देख लें कि अगर रोधिका विभव आवेशों के आवागमन को रोक देता है जिससे कि संधि के आर पार धारा प्रवाह नहीं हो पाता, तो आखिर किस प्रकार हम संधि डायोड को किसी परिपथ में प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ प्रश्न क्या उठाया जा रहा है, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनों को मूव करना था, गति करनी थी, लेकिन बीच में अवच्छेद परत बन गई, वहां रोधिका विभव हो गया, वहां एक ऐसा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया जो कि इलेक्ट्रॉनों की गति को रोकता है, विवर्त गति को रोकता है। अब भाई अगर इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर पाएंगे, केवल एक ही क्षेत्र में घूमते रहेंगे, दूसरी तरफ नहीं जाएंगे, तो सर्किट कैसे पूरा होगा। फिर अगर हम इसमें कोई डिवाइस बनाएंगे, कोई युक्ति बनाएंगे भी, तो परिपथ में रखेंगे तो परिपथ तो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को आगे बढ़ने नहीं दे रहा, क्या होगा। तो उसका जवाब यह है कि ये सामान्य रूप से, अभी यहाँ हमने कोई बाहर से बैटरी नहीं लगाई है, जब एक डायोड बनता है स्वतः रूप से जो कुछ हो सकता है उसके अंदर एक अवच्छेद परत बन जाती है, रोधिका विभव बन जाता है, एक आंतरिक बैटरी जैसी बात हो जाती है, आंतरिक एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है, ये सब होता है। लेकिन जब हम इसको परिपथ में यूज करेंगे, परिपथ में प्रयोग करेंगे, तो हम इसके इर्द गिर्द एक बैटरी लगाएंगे, बैटरी के तारों से इसके सिरों को जोड़ेंगे। इस घटना को क्या कहते हैं, इसको अभिनिति कहना है, इसे अभिनिति कहते हैं कि हम इसको अभिनिति मतलब होता है बाहर से बैटरी को हम जोड़ रहे हैं। हिंदी में, अंग्रेजी में इसको बायसिंग कहते हैं। इसको आप हिंदी में वैसे भी लिख सकते हैं, बायसिंग भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। आप अभिनिति लिखें या ऐसे लिखो कि इसको हमने बायस कर दिया, इसको हमने बायसित कर दिया, बायस लगा दिया, बायस कर दिया, या अभिनिति तो शब्द है ही है। तो इसका उत्तर यह है कि हमें संधि डायोड को बायसित या अभिनति करना पड़ेगा। तो दो प्रकार की अभिनति युक्तियां होती है, एक होता है अग्र अभिनति, एक होता है पश्च अभिनति, यानी फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। तो आने वाले समय में, आने वाले क्लास में हम आपके साथ बात करेंगे इन फॉरवर्ड बायसिंग यानी अग्र अभिनति और ये रिवर्स बायसिंग यानी पश्च अभिनति के क्या प्रकार होते हैं, क्योंकि उसके बाद हम नी वोल्टेज या जो आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज उसकी बात करेंगे, अग्र धारा की बात करेंगे, पश्च धारा की बात करेंगे, व्युत्क्रम संतृप्त धारा की बात करेंगे, भंजन की बात करेंगे, ब्रेकडाउन की बात करेंगे, जो कि आपके पास यूनिट नंबर 1 से आने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, पूछा जाता है, लगभग हर साल इतने हिस्से से पूछा जाता है। तो जितना अभी हम लोग ये इसको और इसके बाद का जो लेक्चर होगा, अगर ये पहला, दूसरा और जो आने वाला तीसरा लेक्चर होगा, 3 लेक्चर अगर आप पढ़ रहे हो तो यूनिट नंबर 1 से आप एक सवाल करने की स्थिति में बहुत आराम से हो जाओगे। थ्योरी का एक क्वेश्चन आप वहां से कर सकते हैं, और उसके बाद के 2 लेक्चर जब होंगे उसको कर लोगे तो आप यूनिट नंबर 1 के सभी तरह के सवाल थ्योरी के और साथ ही साथ जो छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल वाले, उनको भी आप वहां पर कर ले जाओगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, और हम लोग वहां पर पढ़ेंगे कि ये जो अभिनति होती है इसको कैसे समझते हैं, इसकी क्या व्याख्या होती है, क्यों इसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इनमें किन सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए जिससे भंजन ना हो, अगर भंजन होता है तो क्या होता है, भंजन कितने प्रकार का होता है, कौन सा अनुक्रमानुपाती होता है, कौन सा व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये सारे सवालों के जवाब हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में देखेंगे। चलिए, अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।